स्टूडेंट्स, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी से आप जो है इसका भी तैयारी करते रहिए, नहीं तो क्या है लास्ट टाइम पे आप जो ये क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि पैथोलॉजी में आप कितना भी प्रिपरेशन करें पर जो 25 मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसमें से आपको कम से कम 15 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है सिलेक्शन हो पाएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। अपनी क्लास चालू करते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्लड कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली जो है ब्लड अलग अलग टेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस टेस्ट के लिए ब्लड किस हिसाब से कलेक्ट होता है। तो खास तौर पे जो ब्लड है 3 प्रकार से कलेक्ट होता है। एक होता है कैपिलरी कलेक्शन, दूसरा होता है अपन वेन पंचर, और तीसरा करते हैं आर्टरी पंचर। तो जो टेस्ट हैं इसके हिसाब से जो है अपन कलेक्शन करते हैं, ये 3 खास तरीके। उसमें से भी जो है अपना कैपिलरी कलेक्शन और वेन पंचर, एक अपना कैपिलरी कलेक्शन, दूसरा वेन पंचर, ये बहुत कॉमन कलेक्शन की टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। कैपिलरी और वेन्स दोनों में ही जो है अपन वीनस ब्लड ही कलेक्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी कलेक्शन जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए मेनली किया जाता है। तो अब अपन देखेंगे कि कैपिलरी कलेक्शन जो है क्या है, बहुत शॉर्ट है, इसका डिटेल अभी पढ़ेंगे। अपनी बेसिक देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। पहले टाइप का कलेक्शन अपना कैपिलरी कलेक्शन है। तो जब अपन को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड रिक्वायर्ड हो, बहुत छोटा सा 2-4 ड्रॉप हो, ब्लड की नीड हो, तब अपन जो है कैपिलरी कलेक्शन करते हैं। बहुत कॉमन से टेस्ट हैं अपने, जैसे एचबी करना हो, ब्लड ग्रुप करना हो, सेल काउंट की स्मेल प्रिपेयर करनी हो, या अपन को यूनिवर्स चैम्बर से डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स काउंट करना हो, जहाँ पर जो है अपन को फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदों की ब्लड की सिर्फ नीड है, वहाँ पर अपन कैपिलरी कलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसी के बाद सेकंड आते हैं अपन वेन पंचर, जहाँ पर अपन जो है लार्ज क्वांटिटी 1 ml या उससे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, या आधे ml ब्लड की ज़रूरत है, जहाँ पर जो है फिंगर प्रिक से इतना ब्लड नहीं आ सकता है। फिंगर प्रिक से अगर आप करेंगे ब्लड लेंगे तो 3-4 ड्रॉप आने के बाद जो है ब्लड जो है बंद हो जाएगा। तो जहाँ अपन को ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ पर अपन वेन पंचर टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, और इसमें से टेस्ट क्या क्या है, जैसे ESR है, CBC है, शुगर टेस्ट करना है अपन को, LFT RFT, लिपिड प्रोफाइल, ऐसे टेस्ट जिनमें ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड की ज़रूरत है, तब अपन जो है वेन पंचर टेक्निक का यूज़ करते हैं। तीसरी टेक्निक जो है वो अपनी है आर्टेरियल पंचर। अगर अपन को स्पेशल तरीके के टेस्ट करने हो, जैसे ब्लड गैस एनालिसिस है, तब अपन जो है अपन को ये टेक्निक यूज़ नहीं होगी। अगर कोई पेशेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन में ब्लड गैस एनालिसिस लिखा हुआ है, तो फिर इन टेक्निक्स को अपन यूज़ नहीं करते, तब अपन को जो है उसका आर्टरी पंचर करना पड़ेगा। तो आर्टरी पंचर जो है वो स्पेशल टेक्निक्स है। अगर आपको स्पेशल टेस्ट करने हो तो अपन जो है आर्टरी पंचर करते हैं। बेसिकली जो है ब्लड गैस एनालिसिस है वो, या ABG लिखा रहता है इसको, एनालिसिस ऑफ ब्लड गैस। पर इसके अलावा जो है आपको ऐसा भी लिख कह सकता है ब्लड पीएच, या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या बाइकार्बोनेट्स। अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है तो भी जो है आपको आर्टरी पंचर करना पड़ेगा। तो कभी भी कलेक्शन करने से पहले ये पता होना चाहिए जो टेस्ट अपन को करना है तो उसमें किस तरीके का ब्लड जो है वो लगेगा और कितनी क्वांटिटी में ब्लड लगेगा, उसके हिसाब से ही जो है अपन कलेक्शन करते हैं। ठीक, तो मेनली कलेक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है कैपिलरी कलेक्शन, दूसरा है वेन पंचर, और तीसरा है आर्टरी पंचर। अब कुछ कॉमन जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। फ्लैबोटोमिस्ट, फ्लैबोटोमिस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कुछ कुछ बुकों में अलग अलग तरीके का मिलेगा, पर फ्लैबोटोमिस्ट ही बोलते हैं। तो फ्लैबोटोमिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है जो ब्लड निकालता है। ठीक, ये लैब टेक्नीशियन भी हो सकता है, स्टाफ नर्स भी हो सकती है, अटेंडर या असिस्टेंट अगर उनको ट्रेंड किया गया है फ्लैबोटॉमी के लिए तो भी जो है वो फ्लैबोटोमिस्ट हो सकता है। और इसी में जो है एक वर्ड आता है फ्लैबोटॉमी। ब्लड निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्लैबोटॉमी कहते हैं, और वो व्यक्ति जो ट्रेंड है ब्लड निकालने के लिए उसको फ्लैबोटॉमिस्ट बोलते हैं। तो ये व्यापम के एग्जाम में तो इससे पर्पज से कोई क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, और सेंट्रल एग्जाम में कहीं पर ही क्वेश्चन आया था फ्लैबोटॉमी और फ्लैबोटोमिस्ट क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड निकालने की जो प्रोसीजर है उसको अपन फ्लैबोटॉमी कहते हैं, और वो व्यक्ति जो स्पेशलाइज्ड है जिसको ट्रेनिंग दी गई है ब्लड निकालने की उसको जो है फ्लैबोटोमिस्ट कहते हैं। ठीक, अब अपन जो है थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ देख लेते हैं।
अब अपन बात करते हैं अपनी जो पहली टेक्निक है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। तो जब अपन को जो है बहुत कम ब्लड की ज़रूरत हो, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदों की ही ज़रूरत है टेस्ट करने के लिए, तो अपन जो है कैपिलरी कलेक्शन करते हैं। अब इसकी जो साइट है, मतलब कैपिलरी कलेक्शन कहाँ से किया जाना है, तो इन्फेंट्स रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उसमें अपन ग्रेट टो, पैर का अंगूठा जो है उससे, या हील, पैर का जो हील रहता है एड़ी, उससे कलेक्शन कर सकते हैं। और एडल्ट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं जो, उनमें अपन जो है फिंगर फिंगर प्रिक जो कहते हैं वो, और एयर लो, कान पे ये जो पिन्ना रहता है, पिन्ना बोलते हैं इसको हिंदी में, एयर लो, उससे कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उसमें ग्रेट टो, पैर का अंगूठा या पैर की हील जो एड़ी रहती है उससे कलेक्शन किया जाना है प्रिक के लिए। और जो एडल्ट हैं या चिल्ड्रंस है, उसमें अपन जो है फिंगर प्रिक कर सकते हैं या एयर लोब से कलेक्शन कर सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनकी फिंगर्स जो हैं इतनी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा पतली रहती हैं, तो अगर आप प्रिक करोगे तो वो उसमें जो है चांसेस रहते हैं कि वो बोन के साथ टच हो जाएगा अपना निडल। इसलिए जो है उसमें अपन बच्चों में अपन जो है पैर का अंगूठा या एड़ी जो रहती है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। लैंसेट जो रहता है अपना, लैंसेट या प्रिकिंग निडल, वो भी स्पेसिफिक रहता है। अभी तो अच्छी अच्छी खासी क्वालिटी के लेंसेट आने लगे हैं। अच्छा, लेंसेट जिन्हें वो नहीं पता होगा या प्रिकिंग निडल्स, वैसे तो अमूमन सबको पता ही होगा। फिंगर प्रिक करने के लिए जो छोटे से निडल्स आते हैं उसको लेंसेट बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको प्रिकिंग निडल्स भी बोलते हैं। तो पहले तो स्टील के पट्टी के आते थे लेंसेट, बिल्कुल स्टील का पट्टी रहता था, और सामने से वो है त्रिकोण आकार में जो है इस तरीके का कुछ रहता था, पहले लेंसेट आता था पूरा स्टील का बना हुआ। पहले के लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट में अधिकतर यही सप्लाई होते थे लेंसेट के, स्टील की, पूरा स्टील का बना रहता था, और इससे जो है पेन बहुत ज़्यादा रहता था। पर अभी जो है लेंसेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लेंसेट आने लगे हैं, प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए, और उसमें जो है अंदर पतली सी यहाँ पर निडल रहती है कुछ इस तरीके की। अब जो लेंसेट है ये भी जो है, इसकी भी स्पेसिफिक गाइडलाइन है। जो इसका जो है निडल साइज जो है वो 2.8 से 3.2 mm, या कहीं कहीं हो सकता है आपको 2 से 4 mm लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो निडल है, निडल मतलब ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, चाहे वो अपन फिंगर पे कर रहे हो या हील पे कर रहे हो या एयरलो पे पिक कर रहे हो, तो ये जो निडल का हिस्सा है ये 2.8 से 3.2 mm, या कुछ जगह हो सकता है आपको 2 to 4 mm लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका निडल का साइज इतना ही स्पेसिफिक रहता है। इसको स्पेसिफिक इसलिए बनाया जाता है ताकि आप प्रिक करें, ये बोन के साथ टच ना हो, या बहुत छोटा कोई बच्चा हो प्रिक कर रहे हो अगर, तो खास करके इसमें चिल्ड्रंस में अगर आपने फिंगर प्रिक किया तो ऐसा ना हो कि आर पार हो जाए। तो उसको जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड गाइडलाइन मेंटेन करने के लिए इस तरीके का इसका जो साइज रखा गया है, 2.8 से 3.2 mm, या कुछ जगह आपको मिल सकता है ये 2 से 4 mm लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो है लेंसेट या प्रिकिंग निडल का साइज है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, पर आप अपने नॉलेज के लिए इस चीज़ को याद रखें कि साइज कैसा रहता है लेंसेट का। अच्छा, प्रिकिंग के लिए जो है, फिंगर प्रिक के लिए, उसमें एक चीज़ और है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिंगर प्रिक जो है वो कभी भी टिप पे नहीं करना चाहिए। ये टिप है, इस पे फिंगर प्रिक नहीं करना चाहिए, ये जो है ये गलत है। फिंगर प्रिक हमेशा साइड में करना चाहिए। अब इसका भी जो है स्पेसिफिक कारण है। एक तो जो है फिंगर प्रिक करने के लिए, अगर अपन एडल्ट या चिल्ड्रन की बात करें, तो फिंगर प्रिक करने के लिए अपन को रिंग फिंगर सेलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसका कारण क्यों है? रिंग फिंगर जो होती है उसकी जो आर्टरी और वेन रहती है, वो दूसरी जो अपने हथेली हथेली है, ये रिंग फिंगर जो रहता है इसका आर्टरी और वेन बाकी फिंगर से कनेक्ट नहीं होता। वैसे तो अपन जब पिक करते हैं तो स्टरलाइज करते हैं, पर इन केस आप, अगर आपका स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ और आपने पिक किया, इन्फेक्शन हुआ, तो जो रिंग फिंगर रहता है इसका आर्टरी और वेन दूसरी फिंगर से कनेक्ट नहीं होता। तो अगर इन्फेक्शन हुआ तो इस फिंगर में अकेले इन्फेक्शन होगा, पूरे हाथ में इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए जो है सबसे अच्छी जो फिंगर अपनी रिंग फिंगर रहती है, जिससे जो है प्रिक करके अपन जो है कैपिलरी कलेक्शन करते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि पिक प्रिक जब करते हैं अपन, तो
फिंगर के टिप पे प्रिक नहीं करना चाहिए, मतलब इस पोर्शन पे प्रिक नहीं करना चाहिए टिप पे। ये किसके दो कारण है, एक तो ये पोर्शन जो है सबसे ज्यादा सरफेस से टच होता है, अगर आप कहीं पे टच करेंगे तो ये पोर्शन सबसे पहले टच होता है, हाथ अगर आपका टच हुआ है कहीं पर, तो इसकी अपेक्षा अगर आप साइड में पिक करेंगे, साइड में, तो ये पोर्शन जो है कम टच होता है, तो इस पोर्शन के जो है इन्फेक्टेड होने के चांस कम होते हैं। ये जो रहता है टिप, इसके इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, एक कारण ये है। दूसरा जो है, ये टिप रहती है, इस पे नर्व्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, टिप के पोर्शन पे नर्व्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो अगर आप टिप पे प्रिक करेंगे किसी को तो उसको ज़्यादा पेन होगा, और अगर अपन साइड में पिक करेंगे इसको तो उसको पेन कम होगा। तो ठीक एक चीज़ और अपन ध्यान रखेंगे कि अगर फिंगर प्रिक कर रहे हैं तो रिंग फिंगर सेलेक्ट की जाती है, क्यों? क्योंकि रिंग फिंगर जो है उसकी आर्टरी और वेन दूसरी फिंगर से कनेक्ट नहीं होती हैं, तो अगर कभी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन दूसरी फिंगर्स में नहीं जाता है। और दूसरा, जब हम पिक करते हैं तो अपन टिप पे पिक नहीं करते हैं, साइड पे पिक करते हैं, उससे जो है एक कि वो पार्ट, साइड का जो पार्ट है फिंगर का, वो ज़्यादा स्टरलाइज रहता है, और दूसरा वहाँ नर्व्स कम रहती हैं, तो जो है पेशेंट उसको पेन कम होगा। तो ये जो है अपना अपन ने बेसिक जाना कि कैपिलरी कलेक्शन जो है वो क्यों करते हैं, जब हमको बहुत फ्यू ड्रॉप्स की ब्लड की नीड होता। और कलेक्शन साइड भी अपन ने देख लिया कि इन्फेंट्स है, छोटा बच्चा है, तो अपन उसमें जो है पैर का अंगूठा या हील से कलेक्शन कर सकते हैं, एडी जो है उससे। और अगर एडल्ट या चिल्ड्रन है तो उसमें अपन फिंगर टिप या एयर लोब से कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके जो है टेस्ट क्या से लगते हैं तो वो सबको पता है, अगर आपको एचबी करना हो, ब्लड ग्रुप करना हो, स्मेयर बनाना हो, सेल काउंट करना हो, जहाँ आपको कुछ ड्रॉप ब्लड लगना हो, 2-3 ड्रॉप, या रैपिड टेस्ट कुछ करने हो जिसमें आपको होल ब्लड की ज़रूरत हो, तो आप जो है वहाँ पर फिंगर कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा अपन देखेंगे वेन पंचर। दूसरा जो अपना तरीका है सिलेक्शन करने का वो है वेन पंचर।
सबसे कॉमन टेक्निक है और अधिकतर सभी लोगों ने करी हुई है। तो अपन थोड़ा सा इसको जो है थ्योरेटिकल जान लेते हैं। इसमें जो जरूरी पॉइंट है, जब आपको लार्ज क्वांटिटी में ब्लड की आवश्यकता है, जब आपका टेस्ट ऐसा है जिसमें कुछ बूंदों से ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता है, आधा ml 1 ml या उससे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो अपन जो है वेन पंचर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि लार्ज क्वांटिटी का ब्लड रिक्वायर्ड है तो आप वेन पंचर करेंगे। और उसकी साइड क्या क्या है, तो चिल्ड्रंस जो हैं, छोटे बच्चे, उसमें एक्स्ट्रा जगुलरी वेन गले में पाई जाती है। ये थ्योरेटिकली जो है सबसे प्रोमिनेंट वेन है अगर कलेक्शन करना हो, पर यूजुअली इससे किया नहीं जाता क्योंकि रिस्की है। अगर कोई बहुत स्पेशलिस्ट है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है, वैसे तो बेसिकली अपने यहाँ यूजुअली फ्लेबोटॉमिस्ट का ट्रेनिंग होता नहीं है, पर अगर कहीं हो और किसी ने स्पेशल ट्रेनिंग ली हो तो चिल्ड्रंस के लिए एक्स्ट्रा जगुलरी वेन सबसे प्रोमिनेंट वेन होती है कलेक्शन करने के लिए। और एडल्ट जो हैं उसमें एंटीक्यूबाइटल फोसा वेन, एंटीक्यूबाइटल फोसा जो है अपना फोरआर्म है, ये आर्म और ये फोरआर्म जहाँ पर ये अटैच होता है, ठीक, ये बताया गया है कि अपना फोरआर्म है, ये आर्म आर्म और फोरआर्म जहाँ अटैच होता है वहाँ पर जो वेन्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं एंटीक्यूबाइटल फोसा वेन। ठीक, तो ये एंटीक्यूबाइटल फोसा वेन तो यूजुअली ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है ना भी सुना हो या याद ना हो, पर मीडियन क्यूबाइटल सेफेलिक और बेसिलिक ये वर्ड्स जो है हो सकता है अधिकतर लोगों ने सुने हैं। तो अगर आप उनको लार्ज क्वांटिटी में ब्लड रिक्वायर्ड है तो अपन वेन पंचर करते हैं। तो चिल्ड्रन में जो है अपना जो है मोस्ट प्रोमिनेंट साइट है वह है एक्सटर्नल जगुलर वेन जो कि गले में पाई जाती है। पर ये बहुत जो स्पेशलिस्ट हैं वही इससे कलेक्शन करते हैं, यूजुअली जो है इससे कलेक्शन नहीं होता है। और एडल्ट्स के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट साइट है वो है एंटीकोबाइटल फोसा वन, यहाँ पर आर्म और फोर आर्म एक दूसरे से मिलते हैं इस पोर्शन पे, उसको बोलते हैं एंटीकोबाइटल फोसा। और वहाँ पे जो वेन्स पाई जाती हैं उसको एंटीकोबाइटल फोसा वेन कहते हैं। और इसमें जो है तीन वेन सबसे ज़्यादा रहती हैं, एक है मीडियन कोबार्टल, दूसरा है सेफेलिक और तीसरा है बेसिलिक। ये देखिए छोटा सा डायग्राम है, ये फोरआर्म है, ये आर्म है, ये अपना एल्बो जॉइंट है। अब यहाँ पर जो है सबने जो है कलेक्शन किया, हमने देखा होगा यहाँ पर तीन तरीके की वेन होती हैं। एक होती है मीडियन कोबार्टल वेन, एक होता है बेसिलिक और एक होता है सेफेलिक। तो सबसे प्रोमिनेंट वेन मानी जाती है मीडियन कोबार्टल वेन। अगर आपको कलेक्शन करना है तो सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए कि आप मीडियन कोबार्टल वेन को पिक करें। और इन केस ऑफ होता है कि कुछ जो रहते हैं पेशेंट तो मीडियन कोबार्टल वेन इतना अच्छा नहीं दिखता है, तब आप जो है बेसिलिक और सेफेलिक उस उनसे भी कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है डॉर्सल्स भी कलेक्शन कर सकते हैं। ये जो है ये जो एरिया आपको कहता है ये वेंट्रल सरफेस रहता है, ये डॉर्सल सरफेस। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे आगे तो फिर इसमें जो है डिस्क्राइब आपको किया जाएगा, अभी अपन शॉर्ट में जानते हैं। तो डॉर्सल सरफेस से भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जो वेन्स पाई जाती हैं अपने जो है मुट्ठी के ऊपर, इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, आप यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। जो बहुत फैटी लोग रहते हैं उनमें अधिकतर जो है ये जो है फोर आर्म पे वेन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तब आप जो है डॉर्सल कलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा जो है कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आप एंटीकोबाइटल वेन से जो है या फोर आर्म पे वहीं से कलेक्शन करना, आप डॉर्सल कलेक्शन भी कर सकते हैं। पर ये जो है ये एरिया एंटीकोबाइटल फोसा, यहाँ अगर आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में करते हैं के लिए, आप 350 ml या 450 ml ब्लड निकालना हो, तब उसके लिए जो है सबसे प्रोमिनेंट जगह या साइट अपना यही है एंटीकोबाइटल फोसा। और अगर आपको 10-20 ml ब्लड चाहिए, आपको टेस्ट के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, तो अगर एंटीकोबाइटल फोसा में वेन प्रोमिनेंट नहीं है फिर आप डॉर्सल सरफेस से भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो वेन पंचर के लिए जो है अपन कब कब करते हैं, तो सबसे अधिकतर जो कॉमन टेस्ट जितने भी हैं सीबीसी, एसआर, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड वगैरह जितने भी हार्मोनल टेस्ट वगैरह हैं उन सभी के लिए वेन पंचर ही किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन इसी टेक्निक से होता है। अब जो है अपन अपना तीसरा जो तरीका है कलेक्शन का वो देखेंगे, आर्टरी कलेक्शन।
तीसरा जो अपनी कलेक्शन की टेक्निक है वो है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। तो अगर आपको जो है स्पेसिफिक टाइप के टेस्ट करने हो, ब्लड गैस एनालिसिस जो है अपन ने पहले भी डिस्कस किया, ब्लड गैस एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ ब्लड गैस, इसके अंदर जो है पीएच भी आता है, ब्लड पीएच या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या बाइकार्बोनेट्स, तो इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने हो तो फिर इसमें जो है आपको आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है। इसकी जो साइट है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन की, आप ये रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं जो कि रिस्ट के पास होती है, कोहनी के हिंदी में कलाई बोलते हैं, या तो आप रेडियल आर्टरी से कलेक्शन कर सकते हैं, या जो है आप ब्रेंकियल आर्टरी कोहनी के पास जो होती है उससे कलेक्शन कर सकते हैं, या जो है फीमोरल आर्टरी जांघ के पास रहती है उससे आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो आर्टरियल अगर आपको आर्टरी ब्लड कलेक्शन करना हो तो उसके लिए 3 साइट हैं मोस्ट कॉमन जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले अपनी रेडियल आर्टरी जो कि कलाई में होती है, दूसरी है ब्रेंकियल आर्टरी जो कि एल्बो में होती है, और तीसरी है फीमोरल आर्टरी जो कि जांघ के पास होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पुराने पेपर में आ चुका है कि अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें आया था कि आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन कब किया जाता है, और उसके आंसर में जो है ब्लड गैस एनालिसिस था। या इसको क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ब्लड गैस एनालिसिस या जो है जैसे कार्बोनेट टेस्ट करना हो, बाइकार्बोनेट टेस्ट करना हो, या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है PCO2 या PO2 टेस्ट करना हो, तब आप किस प्रकार का कलेक्शन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के टेस्ट में आपको आर्टेरियल जो है आर्टेरियल कलेक्शन करना है, और उसकी जो मेन साइट्स हैं आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो हमने बेसिक टेक्निक पढ़ ली कि कलेक्शन कितने प्रकार से किया जाता है, कैपिलरी, वेन पंचर और आर्टरी ब्लड कलेक्शन। अपन थोड़ा सा जो है निडल के बारे में भी जान लेते हैं कि कलेक्शन के समय किस प्रकार की जो है निडल का साइज कैसा रहेगा। अपन ने जो है प्रिकिंग लैंसेट का साइज देख लिया कि लैंसेट में जो है उसका साइज क्या है। अपन देख लेते हैं जो सिरिंज है, अब तो सिरिंज कम यूज होते हैं, वैक्यूटेनर्स आ गए हैं, अधिकतर जगह वैक्यूटेनर्स आने लगे हैं। तो उसका जो है निडल का बोर साइज जो है वो कितना होना चाहिए। अपन देखते हैं जो वेन पिक्चर होती है उसके लिए जो सिरिंज का मोटाई जो रहता है, निडल, खासकर जो निडल है, सिरिंज जब बंद हो गया तो जो निडल आता था सिरिंज में पहले लगता था या वैक्यूटेनर में जो निडल लगता है उसकी जो है मोटाई जो है बोर साइज वो क्या होना चाहिए। तो जो एडल्ट हैं उसमें 19, 20, 21 गॉज, गॉज जो है ये यूनिट है किसकी, बोर साइज की। जो निडल का बोर साइज या मोटाई है उसकी यूनिट गॉज होती है। तो अगर एडल्ट है उसमें 19, 20 या 21 गॉज का जो है निडल कॉमनली यूज किया जाता है। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें 23 गॉज जो है उसका जो है मोटाई का निडल यूज किया जाता है। गॉज साइज में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 19 से, जैसे अपन 21, 22, 23, 24,
जैसे आगे बढ़ते हैं तो उससे उसका जो है मोटाई या थिकनेस वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे पीछे आते हैं मतलब 23 से 22 गए, 21, 20, 19, तो उसका थिकनेस बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इससे क्या कंफ्यूजन कम रहेगा। जितना गॉस साइज ज़्यादा है उसका मतलब उसका थिकनेस कम है, कम थिकनेस है मतलब पतला निडल है तो वो बच्चों में यूज़ हो रहा है। ठीक, और थिकनेस ज़्यादा है तो वो एडल्ट में यूज़ हो रहा है। तो जो बच्चे रहेंगे उनका वेन का जो है, वेन पतली पतली होती है, इसलिए जो अपन को निडल भी जो है कम चौड़ाई का निडल यूज़ करना पड़ेगा, कम बोर साइज का, नहीं तो यह वेन्स पंचर होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बच्चों के लिए कॉमनली यूज़ होता है वो 23 गॉज का जो है निडल यूज़ होता है, और एडल्ट्स में 19, 20 और 21 गॉज का जो है निडल यूज़ होता है। ये कॉमन जो कलेक्शन करते हैं ब्लड कलेक्शन टेस्ट वगैरह के लिए उसमें यूज़ होता है। ब्लड बैंक के लिए जो निडल साइज है वो अलग है, अपन जब ब्लड बैंक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसका। दूसरा अपन देखते हैं आर्टीरियल कलेक्शन। आर्टीरियल कलेक्शन जब होता है तो निडल साइज जो है 18 से 20 गॉज का निडल जो है यूज़ होता है अगर आर्टरी कलेक्शन कर रहे हैं। और इसमें जो है स्पेशल टाइप का सिरिंज यूज़ होता है, हेपेरानाइज्ड ग्लास सिरिंज। जो प्लास्टिक का जो होता है सिरिंज, या अभी वैक्यूपेंचर में वैक्यूटेनर से जो कलेक्शन हो रहे हैं जैसे अपन प्लास्टिक की ट्यूब्स यूज़ करते हैं, अगर आप आर्टरी कलेक्शन करते हैं तो वो यूज़ नहीं कर सकते। जो गैसेस रहती हैं, जो अपन आर्टरी कलेक्शन मेनली गैसेस के लिए कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ ब्लड गैस के लिए, तो गैसेस रहती हैं वो प्लास्टिक से परमेबल रहती हैं, मतलब आर पार जा सकती हैं। इसलिए अगर आपको ब्लड गैस एनालिसिस करना है तो उसके लिए स्पेशली जो है ग्लास सिरिंज आता है, कांच का बना हुआ, ताकि जो गैसेस हैं वो आर पार ना जा सके और एक्यूरेट रीडिंग मिले अपन को। तो अगर अपन आर्टरी कलेक्शन करते हैं ब्लड गैस एनालिसिस के लिए तो निडल साइज 18 से 20 गॉज है, और उसमें जो है हेपेरानाइज्ड ग्लास सिरिंज यूज़ होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टेरियल कलेक्शन में जो है हेपेरानाइज्ड ग्लास सिरिंज का यूज़ होता है। वेन पंचर में जो है प्लास्टिक के पहले सिरिंज आते थे, और अभी जो है वैक्यूटेनर रहते हैं जिसमें जो है सीधे टेस्ट ट्यूब प्लास्टिक का जो आता है वो कनेक्ट हो जाता है और उसमें जो है कलेक्शन होता है। तो अपन ने जो है आज का पहला टॉपिक पढ़ लिया। हमारा पहला टॉपिक था कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है 3 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि आपको जो है रिक्वायरमेंट क्या है, अपन क्या टेस्ट कर रहे हैं ब्लड से। पहला अपना कैपिलरी कलेक्शन था, दूसरा अपना वेन पंचर था, और तीसरा अपना आर्टरी कलेक्शन था। अब अपन जो है अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट से जो है हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और कुछ कुछ एग्जाम में जो है एक